Okay, good evening everyone. So let's start our topic. Till now we have studied different types of instructions and there were three instructions. हमारे पास तीन तरह की instructions थी. कौन कौन सी थी? Data transfer instructions, then data manipulation instructions, and then we have studied program control instructions. And after studying these different types of instructions, we have looked into the various types of each. So in like data manipulation instructions, we had three types of operations: arithmetic operation, then we had logical operators, then we had shift operations. And after that we have also looked into program control operations like branch, jump, and various others. Now in today's session we will study about the flags, and these flags are really important. I'll tell you why these flags are important once you understand the various flags. होता ये है कंप्यूटर्स में हमारे पास में कंपैरिजन होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन. तो इन सब चीज़ों के लिए हम केवल फ्लैग्स की हेल्प से ही इनको कंपेयर कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट की हमें ज़रूरत भी नहीं है, या कंपैरेटर के बिना भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. सी हाउ अमेजिंग इट इज़. विदाउट यूजिंग कंपैरेटर्स, विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा हार्डवेयर, अगर हम कुछ वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे अगर हमें ए को बी के साथ कंपेयर करना है और उसके अंदर हमें हार्डवेयर यूज़ ना भी करना पड़े, बिना किसी हार्डवेयर के अगर हम ये काम कर सकें जस्ट बाय लुकिंग इनटू सम फ्लैग्स, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. वी विल सेव द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज वी डोंट हैव टू मेक एक्स्ट्रा स्पेस इनटू आवर सिस्टम फॉर दैट, और हमारा सिस्टम भी कॉम्पैक्ट बनेगा. एंड देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर फ्लैग्स. सो हमारे पास जो फ्लैग्स हैं, उसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं. ये लेट से हमारे पास एक ALU है. ये हमारे पास 8 बिट्स ALU है. ALU मतलब जिसके अंदर सारे ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस और लॉजिकल ऑपरेशन, शिफ्टिंग ऑपरेटर्स एंड वेरियस अदर ऑपरेटर्स. ओके, सो let's say this is our operand A and this is our operand B. ओके, अब ये एक ऑपरेंड जो A है वो भी 8 बिट्स का है और जो ये B ऑपरेंड है वो भी 8 बिट्स का है. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 8 लाइन्स फॉर A एंड 8 लाइन्स फॉर B, आई हैव जस्ट क्रॉस्ड इट. ये क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं है, ये 8 लाइन्स होंगी. ओके, and the result will be, let's say, F7 to F0, that is again the result will be of 8 bits. Okay, so what I am saying is, let's say हमारे पास में A1, A2, A0 से A3, A4, A5, A6 एंड A7, ये हमारा ऑपरेंड है A. ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है, ऑपरेंड A. ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑपरेंड है B0, B1, B2, ये हमारा दूसरा ऑपरेंड है. ये ऑपरेंड हो गया लेट से B. क्योंकि 8 बिट्स के हैं तो हमने उसको अलग अलग बिट्स लिख दी, और इसके बाद हम इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हैं. वो ऑपरेशन एंड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, या लॉजिकल और हो सकता है, एक्सॉर हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आया F0, F1, F2, और हमारे पास ये हमारा रिजल्ट है. ठीक है, तो हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि हमारे पास ये एक ALU बिट है, ALU है 8 बिट्स की, जिसमें A और B हमने दो ऑपरेंड्स दिए, और हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है F0 से F7 तक 8 बिट्स का. नाउ वी हैव 4 फ्लैग्स. देखिए ये 4 फ्लैग्स होंगे,
और 4 फ्लैग्स क्या क्या होंगे हमारे पास? पहला फ्लैग है V, देन वी हैव Z, S एंड C. दीज आर 4 फ्लैग्स. इनको एक एक करके मैं भी आपको बताऊंगा. फिर हमारे पास में यहाँ पे 2 लाइंस हैं जिनको हमने एक्सॉर गेट में दिया और इसका आउटपुट हमने V में दे दिया. ये है हमारे पास C7 और ये है हमारे पास C8. C8 को हमने कैरी में भी दिया और हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट है जिसको हम बोल रहे हैं चेक फॉर ज़ीरो और चेक फॉर ज़ीरो आउटपुट, और इसको हमने यहाँ पे दिया और ये कहाँ से आ रही है? इधर से. ठीक है, ये पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा है इधर. और सिर्फ 7th बिट, सिर्फ जो आखिरी वाली बिट है दैट इज़ F7, वो हमने S में दे दी. ये हमारे कनेक्शन बन गए. अब इस कनेक्शन को ज़रा ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे हमारे पास जो ये आउटपुट है, देखो ये A, ये B. इस A और B में जब हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसके बाद लेट से इन दोनों के ऑपरेशन के बाद हमारे पास एक कैरी जनरेट होता है. उस कैरी को मैंने नाम दे दिया लेट से, इस कैरी को हमने नाम दे दिया लेट से C7. ठीक है, और इन दोनों के ऑपरेशन के बाद कुछ कैरी जनरेट होगा, हमने उसको नाम दे दिया C8. इनको दूसरा नाम से भी बोलते हैं, जैसे ये हो गया C in और ये हो गया Cout. दोबारा से दीज 2 बिट्स A6 और B6, इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा उसके बाद जो कैरी जनरेट होगा हमने उसको नाम दे दिया C7, जो यहाँ पे C7 आएगा. और जब C7, A7, B7 ये तीनों का ऑपरेशन होगा तो उसके बाद जो कैरी जनरेट होगा वो C8 होगा. फॉर एग्जांपल लेट से आप 1 1 1 1 को अगर ऐड करते हो तो 1 1 के एडिशन पे आंसर आएगा 0 और यहाँ पे कैरी आएगा 1. तो ये वाला जो 1 है उसको मैंने बोल दिया C in. और जब इन तीनों का एडिशन करोगे तो यहाँ आंसर आएगा 1 और ये एक कैरी आएगा, इसको हमने बोल दिया Cout. तो ये हमारा है C8 और ये वाला हमारा है C7. तो ये 2 बिट्स जो हमारी कैरी की हैं उनको हमने यहाँ पे C7 और C8 बोल दिया. मैंने डिजिटल में आपको पढ़ाया था, जिनको याद होगा, और अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. इफ़ C7 एंड C8 आर डिफरेंट, अगर ये दोनों डिफरेंट होती हैं देन देयर इज ओवरफ्लो, एंड इफ दे आर नॉट डिफरेंट देन देयर इज नो ओवरफ्लो. व्हाट इज ओवरफ्लो? ओवरफ्लो क्या होता है उसको सुनिए जरा. लेट से आपके पास में 2 बिट्स का नंबर है, आपके पास में ऑपरेंड जो है वो 2 बिट्स का है. आपने कहा 1 1 और ये फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, ऑपरेंड 1, और एक और ऑपरेंड लिया 2 और ये 1 1 हो गया. तो अभी हमने ऊपर देखा इनका रिजल्ट आ रहा था 1 1 0, ये आया 1 1 0 इनके एडिशन. लेकिन हमारे पास अगर 2 ही बिट का ऑपरेंड है तो रिजल्ट तो केवल 1 0 स्टोर होगा विच इज़ 2. ये वाला 1 जो है वो लेट से डिस्कार्ड हो गया क्योंकि वो स्टोर ही नहीं हो पाएगा 2 बिट में. तो ये नंबर था 3, ये नंबर था 3, दोनों का एडिशन होके 6 आना चाहिए था, जो कि 6 आ भी रहा है. लेकिन सिंस दिस बिट इज डिस्कार्डेड तो केवल स्टोर क्या हो पाएगा 1 0 विच इज 2. बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो what happened here is our answer is not correct here. Now see what happened here is 1 1 so because of overflow here answer is not correct. So I'll come to that why C7 and C8 are different, then there is overflow. So here I think the example is not very much clear because 1 1 is 0 and carry is 1, and after doing this here this 1 is carry and this 1 is same. So if these two are same then also we are getting the overflow here, but this is not the case every time. I'll come to that. Now see that अगर ये दोनों different हैं
तो हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा है, हम कह रहे हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो का मतलब वी आर नॉट एबल टू स्टोर आवर रिजल्ट इनटू आवर डिजायर्ड रजिस्टर बिकॉज हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। अब ये ओवरफ्लो अगर होगा तो देखो हमने क्या किया, ये C7 वाली बिट और C8 वाली बिट का एक्सॉर कर दिया। ये क्या है, एक्सॉर गेट। इस एक्सॉर को कर दिया, और अगर एक्सॉर होता है तो हमने V, ये क्या है, V स्टैंड्स फॉर ओवरफ्लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहला हमारा फ्लैग है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो स्टैंड्स फॉर V। यहाँ पे अगर ये V1 होगा, अगर ये V1 होगा दिस इंप्लाइज ओवरफ्लो है। अगर V इक्वल टू 0 होगा दिस इंप्लाइज नॉट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं है, ओवरफ्लो नहीं है। अब इसको सेट करने के लिए हम केवल इन दो बिट्स को C7 और C8 वाली बिट्स को एक्सॉर कर सकते हैं। देखिए एक्सॉर वाली जो हमारी टेबल थी उसके अनुसार अगर मैं C8 और C7 को लिखूं और ये V वाली हमारी आंसर है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो देखो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 0। जब ये दोनों सेम नहीं हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तब हमारे पास ओवरफ्लो वाली बिट सेट हो जाएगी। अदरवाइज दोनों अगर सेम है तो ओवरफ्लो वाली बिट सेट नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इस वाली बिट को यहाँ ओवरफ्लो वाली बिट को सेट कर दिया बाय यूजिंग एक्सॉर। एक्सॉर में दोनों बिट अगर डिफरेंट है तो V इज सेट। ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस, व्हाई वी यूज ओवरफ्लो फ्लैग, when the result cannot be stored in the resultant location because of overflow, then we need overflow bit to be set। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको पहले वाला एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, वो इसलिए क्लियर नहीं हुआ है यहाँ पे क्योंकि ये वाले नंबर्स मैंने डायरेक्टली आपको बाइनरी में दिखा दिए हैं। एक्चुअली में नंबर्स टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं कंप्यूटर में। जब टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होंगे तो क्या होगा, लेट से हमारे पास 8 बिट्स का एक नंबर है, 8 बिट्स का, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर रेंज होती है 2 to the power 8 minus 1 टू प्लस के 2 की पावर 8 minus 1 minus 1। दिस इज द रेंज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर, दैट इज माइनस के 128 से लेके प्लस के 127 तक इसमें नंबर स्टोर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और नंबर हम 8 बिट्स में स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज वी आर स्टोरिंग इन टूज कॉम्प्लीमेंट। इफ यू डोंट नो हाउ दिस range is coming, please refer to my video of digital logic where I have explained 2's complement. Okay, now see, अगर मैं let's say 127 plus 3 करूं तो आंसर क्या आएगा 130, बट 130 तो इसमें स्टोर नहीं हो सकता है, we cannot store it, so we have to set our overflow field, our overflow flag, so that the result which we are getting can be discarded। मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है हम उसको डिस्कार्ड कर दें बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। तो इसीलिए हमें ओवरफ्लो बिट की ज़रूरत है। जहाँ पे 130 रिजल्ट आ रहा है तो V इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। लेट्स ट्राई इट। ओके, इफ़ यू वांट टू सी इट लेट्स ट्राई इट। सो 127 इज नथिंग बट 0 1 1 1 1 1 and 1, this is 127, and 3 is 0 0 0 0 0 0 1 1, this is 127 and this is 3, और ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, इसीलिए ये वाली जो आखिरी वाली बिट है दोनों की 0 है। अगर आपको याद हो तो टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो हम उस नंबर को सिर्फ उसके डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो नेगेटिव होगा तो पहले हमें उसके बाइनरी को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और फिर उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनको जरा सम करते हैं। 1 1 इज 0, देन कैरी इज 1, 1 1 इज 1, कैरी 1, 1 1 इज 0, कैरी 1, 1 1 इज 0, कैरी 1, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1,
1 1 इज 0, कैरी 1, ये हमारा कौन सा है, सी इन, और इनका सम होगा 1 और कैरी आउट क्या होगा 0, क्योंकि कुछ भी आउट नहीं हुआ है तो सी आउट क्या हो गया 0, ये हो गया हमारा सी आउट. नाउ यू कैन सी दैट सी इन एक्सॉर सी आउट विच इज 1 एक्सॉर 0 इज इक्वल टू 1. तो v की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी बिकॉज ओवरफ्लो हो गया है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरफ्लो क्यों हो गया है. ये वाली बिट हमारी क्या है 1, इसका मतलब जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा, जबकि आंसर तो 130 है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ओवरफ्लो हो गया है. तो हमें इस रिजल्ट को डिस्कार्ड करना है और कुछ और नेसेसरी एक्शंस लेने हैं. और वो नेसेसरी एक्शन हम तभी ले सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो गलत है. और वो कैसे पता चलेगा कि v इक्वल टू 1 है, वैसे पता चल जाएगा. सो दिस इज अ वन ऑफ आवर फ्लैग विच इज ओवरफ्लो. Now let's see the next flag which is zero flag. Zero flag represented by Z can be used for comparison of two numbers. हम दो नंबर को कंपेयर करने के लिए ये फ्लैग जीरो फ्लैग को यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको बताया विदाउट यूजिंग कंपेरेटर हम दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं. एंड आई विल टेल यू हाउ वी कैन डू दैट इन दिस. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर चेकिंग अ पर्टिकुलर बिट. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स है, लेट्स से 8 बिट हैं, उनमें से हमें देखना है कि फोर्थ बिट 1 है या 0, तो हमें उसके लिए टेस्ट की कंडीशन लगानी पड़ती है. अब टेस्ट वाली कंडीशन इंटरनली क्या काम करेगी वो एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको वर्किंग दिखा रहा हूँ उसकी. फोर्थ बिट कैसे चेक कर सकते हैं. देखिए लेट्स से हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं. हमारे पास नंबर है 0 1 0 1 1 x 0 0. लेट्स से ये हमारे पास 8 बिट्स हैं. ये वाली बिट x मैंने इसलिए लिखी है कि ये 1 है या 0 है, हमें ये पता लगाना है. अब इसको अगर मैं मास्क कर दूं, मास्क करने का मतलब ये है कि बाकी सारी बिट्स को 0 रखा, इस बिट को 1 रखा और इसको मैंने रख दिया बाकी सबको 0, और इनका मैंने ऑपरेशन लगाया एंड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 0 0 x, क्योंकि ये अगर 1 है तो आंसर डिपेंडेंट हुआ x पे. देन 0 0 0 0 0. अब अगर हमारे पास, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से r, ये है हमारा रिजल्ट. इफ r इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0. अगर ये आंसर हमारा पूरा 0 है तो ये x 0 रहा होगा तभी तो r 0 आया, अदरवाइज r 0 नहीं होता. अगर r इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1. हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 0 है या 1. सो इफ यू वांट टू चेक अ पर्टिकुलर बिट वी कैन डू लाइक दिस, ओके, बाय मास्किंग एंड एंडिंग. नाउ सी दिस, हाउ वी आर चेकिंग वेदर r इज 0 और r इज नॉट 0. वी कैन चेक वेदर z इज इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1. अगर z 0 है तो r इज इक्वल टू 0. अगर z 1 है, सॉरी उल्टा बोल दिया है, अगर हमारा z 0 है तो इसका मतलब r इज नॉट इक्वल टू 0. एंड अगर z 1 है तो हमारा आंसर है, इसका मतलब कि z 1 है अगर, तो नंबर हमारा 0 है. देखो कैसे, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखोगे हमने पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, ये हमारा जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो हमने चेक फॉर 0 आउटपुट में डाल दिया. ये हमारी कोई एक हार्डवेयर है जिसके अंदर चेक कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी बिट इज 0. अगर वो ईच एंड एवरी बिट 0 होगी तो हम इस z वाले फ्लैग को सेट कर दे रहे हैं. दैट मीन्स इफ z इक्वल टू 1 देन आवर रिजल्ट इज 0. 1 मतलब ट्रू, दैट रिजल्ट इज 0. अगर z 0 है तो इसका मतलब रिजल्ट इज नॉट 0 बिकॉज ये वाली बिट सेट नहीं हुई है. अभी इसका फ़ायदा क्या होगा आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा. यहाँ पे इसमें नटशेल में इफ z इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज रिजल्ट इज 0, z इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाई रिजल्ट इज
नॉट ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से तो हम अपनी एक स्पेसिफिक कोई बिट को चेक कर सकते हैं। बिट को चेक करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, बिट को चेक करने का और भी तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं उसको, रोटेट विद कैरी। लेट्स से आपने क्या किया, रोटेट राइट विद कैरी, और उसको इतनी बार रोटेट किया कि जो बिट आपको चाहिए वो आप कैरी में ले आओ, कैरी वाले फील्ड में, और उसको चेक कर लो कि कैरी फील्ड 0 है या 1, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, जिसमें हमने ओवरफ्लो और 0 को देख लिया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है साइन बिट और कैरी बिट। अब अगर मैं किसी नंबर को रोटेट विद कैरी करूँगा तो क्या होगा, रोटेट विद कैरी में वो नंबर कैरी के अंदर आ जाएगा after certain number of rotations, and then we can check whether this c is equal to 0 or c equal to 1, then I will get to know that whether that particular bit is 0 or 1। पहले साइन बिट को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये F7 जो हमारे पास MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये F7 टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर साइन को बताती है। अगर ये MSB 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, और ये अगर 1 है तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर है। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली F7 बिट को S में डाल दिया। अगर साइन बिट 0 होगी तो नंबर पॉजिटिव है, और साइन बिट अगर 1 होगी तो नंबर नेगेटिव है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमें क्यों चाहिए साइन बिट, क्योंकि कई बार हम ये चेक करते हैं कि इफ़ number is positive then do this, if number is negative then do that। तो to make certain decisions we may use sign bit, branch if positive, branch if negative, so that type of instructions can be done directly even without looking at the result। okay, so sign bit is necessary for that purpose। यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास बिट है वो है साइन बिट, or it is used to check the number is negative or positive, can be used to make decisions like branch if पॉजिटिव और ब्रांच इफ नेगेटिव। तो हमारे पास अगर पुराना रिजल्ट नेगेटिव होगा तब हमें ब्रांच करना है, पुराना मतलब पिछला इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, a इज इक्वल टू बी माइनस सी किया, और आप कर रहे हो इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन डू दिस। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, इफ a इज पॉजिटिव देन यू वांट टू डू लेट्स से गो टू लेट्स से 100, दिस एड्रेस पे आप जाना चाहते हो। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये साइन बिट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एंड द लास्ट वन विच इज़ द फोर्थ बिट इज़ कैरी बिट। कैरी बिट, अब कैरी बिट का क्या यूज़ है, हमारे पास कई बार कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय कैरी और बोरो जनरेट होता है, तो हम उस कैरी को स्पेसिफिकली चेक करते हैं फॉर सम कंडीशंस। लेट्स से हमें यही चेक करना है कि ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं, तो ये कैरी बिट से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ये वाला कैरी आउट मेरे पास नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा या रीसेट होगा, तो मैं कैसे इसको एक्सॉर करूँगा सी इन के साथ। जब इसको एक्सॉर करूँगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि वी क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, C8 जो मेरी C आउट थी, जो सबसे आखिरी वाली कैरी होगा हमारा बाहर जाएगा, उसको मैंने कैरी से सेट कर दिया, बिकॉज आई विल यूज इट टू फाइंड आउट द ओवरफ्लो ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंस्ट्रक्शंस, ओके, विच वी विल सी व्हेन वी लुक इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इंस्ट्रक्शंस। सो यूज टू चेक specific bits or the carries generated or not। अब स्पेसिफिक बिट को कैसे चेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास एक नंबर है 101101
1 0 एंड 1। मुझे चेक करना है ये वाली बिट, ये बिट क्या है, ये 1 है कि 0 है। अभी तो आपको दिखाई दे रही है कि 1 है, लेकिन कंप्यूटर में कैसे चेक करेंगे। लेट से मेरे पास ये कैरी है, यहाँ पे है 0। मैं क्या करूँगा, इसको राइट रोटेट करूँगा, राइट रोटेट विद कैरी। तो राइट रोटेट विद कैरी में लेट से मैंने फर्स्ट रोटेशन किया, तो फर्स्ट रोटेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे कैरी के अंदर ये वाली 1 आ जाएगी। राइट रोटेट कर रहा हूँ तो ये सारी बिट्स ऐसे ट्रांसफ़र होंगी, ये इधर, ये इधर, इधर, ऐसे ये ट्रांसफ़र होती रहेंगी और ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी। तो ये 1, फिर 0 1 0, ओके। सो 1 1 0 1। No, I think we made some mistake. No, so this will be 0 one more time. So this is here, this is here, this is here, this 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 and this lastly is coming to this point. अभी एक रोटेशन हुआ है एंड वी वांटेड टू चेक दिस बिट विच इज हाउ मच, 5th बिट फ्रॉम LSB, दिस इज 5th बिट। अब मैं अगर इसको 5 टाइम्स ऐसे ही रोटेट कर दूंगा, जो बिट हमें चेक करनी है उतने टाइम्स अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा इसी तरह से, तो फाइनली दिस बिट विल कम इन अवर कैरी। और ये जब कैरी में आ जाएगी तो मैं कैरी को चेक कर लूँगा आफ्टर 5 रोटेशन वेदर इट इज़ 0 और 1, and after checking that I will be certain about whether my that particular bit was 0 or 1. Okay, so for that purpose also, that to check a specific bit we can use the carry bit. Carry can be used in calculation from प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, कि अगर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में कैरी जनरेट हुआ है तो आपको कुछ काम करना है, तो उसके लिए भी कैरी यूज़ करते हैं, ब्रांच इफ कैरी, इस तरह से, ठीक है। डायरेक्ट C8 दैट इज C आउट इज ट्रांसफर्ड टू कैरी फ्लैग, तो हमारा कैरी बिट सेट हो जाएगी या वो 0 हो जाएगी बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C8। तो ये हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और इनको कैसे यूज़ करेंगे ये अभी हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। बट हाउ व्हाट आर दीज फ्लैग्स एंड हाउ आर दीज गोइंग टू बी सेट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस सेशन टिल नाउ।